हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम फिर लौटेंगे एक नई यूनिट के साथ। आज की जो हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी ग्रेविटेशन। तो देखिए, ग्रेविटेशन से नीट में दो क्वेश्चन पक्के हैं। नीट में अगर आप बाकी एंट्रेंस की बात करते हो, कुछ एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आएगा और कुछ एंट्रेंस में 3 या 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस दुनिया का छोटे से छोटा पार्टिकल, ठीक है ना, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके पास क्या ना हो। ठीक है ना, इस दुनिया में कोई भी चीज, चाहे चेयर हो, पेन हो, पेंसिल हो, फोन हो, मिट्टी हो, गोबर हो, आप हो, आपका दोस्त हो, कोई भी चीज इस दुनिया की, उसमें आपको दो ही चीजें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो उसकी होगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा जी मास, और एक आपको देखने को क्या मिलेगा? चार्ज। और मास की वजह से कोई ऑब्जेक्ट, देखो मास की वजह से एक फोर्स अराइज होती है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसके पास ही मास होगा वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जिसके पास चार्ज होगा, चार्ज से अराइज होती है दो तरह की फोर्सेस। कौन कौन सी? उस फोर्सेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, मास की वजह से अराइज होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से अराइज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेगी? खींचेगी। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? ये अट्रैक्टिव इन नेचर भी होती है, और कैसी होती है? रिपल्सिव इन नेचर भी होती है। तो ये दो तरह का नेचर होता है इसका, और इसका क्या होता है? इसका एक ही तरह का नेचर होता है। तो अब बढ़ते आगे कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स कैसे राइज होती है, इसमें कौन कौन से लॉस है, कैसे कैसे ये काम करती है, हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है ना। तो केपलर ने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन के लिए। प्लैनेटरी मोशन का मतलब है कि प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसके लिए कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। तो देखिए, यहां पर जो फर्स्ट लॉ है केपलर का, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ऑल प्लैनेट मूव्स इन elliptical orbit with the sun situated at the one of the foci of the ellipse। एलिप्स में क्या होता है? जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है। सर्कल, देखिए अगर मैं ये बात करूं तो सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर होता है। लेकिन एलिप्स क्या होता है? अगर मैं सर्कल को थोड़ा सा ऐसा पिचका दूं तो क्या बनेगा? ये वाली जो शेप बनेगी, ओवल वाली जो शेप बनेगी आपकी, इसको मैं एलिप्स बोल सकता हूं। इसके पास एक सेंटर नहीं होता है, इसके पास कितने सेंटर होते हैं? इसके पास 2 सेंटर होते हैं, जिसको हम लोग फोकाई के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैथमेटिकल टर्म में उसको कहते हैं फोकाई। इसके 2 सेंटर। तो यहां पर देखिए, ये बोल रहे कि सन या तो सन इसके सेंटर में नहीं है। सन कहां पे है? सन है या तो इसके वन ऑफ द फोकाई, या इधर होगा या तो इधर होगा। अब देखिए, ये बोल रहे कि कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेंगे। इसके जो प्लेनेट होता है वो कैसा पाथ फॉलो करते हैं? वो करते हैं एलिप्टिकल पाथ। ये बताया था केपलर ने अपना फर्स्ट लॉ। फिर केपलर का सेकंड लॉ क्या था? आपके पास एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ है? कोई रोटेट करते हुए, इस तरह से अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए लीनियर डिस्टेंस कवर करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एरियल वेलोसिटी। तो यहां पर देखिए, एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल है? डीए अपॉन dt, और इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन, और इसके बाद आर भी बनता है एमबीआर। एमबीआर क्या होगा? एल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और 2m, एल अपॉन 2m किसके इक्वल? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब एरियल वेलोसिटी का मतलब ये था, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं तो अर्थ 1 महीने में, जब अर्थ सन से दूर होती है तो क्या करती है? इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है? ये थोड़ा सा कैसे चलता है, कैसे घूमता है? थोड़ा सा इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है? वो रहती है, ये स्लो होता है। तो स्लो होता है तो डिस्टेंस क्या कर रहा है? कम कवर कर रहा है। यहां पर देखिए, लीनियर डिस्टेंस क्या करेगा? कम कवर करेगा। तो ये लीनियर डिस्टेंस जब कम कवर करेगा तो जो ये वाला एरिया आ गया, एरिया A2। कितना टाइम इंटरवल है? 1 मंथ। लेकिन जब हमारी अर्थ सन के क्या हो? बिल्कुल क्लोज हो। अब देखिए डिस्टेंस, अब इसने लीनियर डिस्टेंस ज्यादा कवर कर दी। तो देखिए, अगर मेरे हाथ में मान लीजिए व्हील है, तो मैं व्हील को इस तरह से फेंक रहा हूं तो वो क्या करेगा? इस तरह से गोल घूमते घूमते आगे की तरफ जाएगा। उसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। यहां पर देखिए, जब कहते हैं कि जब सन के नजदीक, ठीक है ना, जब सन के नजदीक अर्थ होती है तो वो क्या करती है? लार्ज डिस्टेंस क्या करती है? कवर करती है। तो अगर आपको देखने में लग रहा हो कि ये वाला एरिया कम है, ये वाला एरिया ज्यादा, नहीं, इसका जो एरिया होगा, एरिया 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एरिया 2 के इक्वल होगा। ये है सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसको जाना जाता है केपलर सेकंड लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें क्या कहा जाता है कि एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मैं लगा रहा हूं, थर्ड केपलर्स लॉ। तो देखिए, थर्ड केपलर लॉ क्या बोल रहा है? थर्ड केपलर लॉ ये बोल रहा है कि आपके पास टी स्क्वायर
ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना टाइम लगता है किसी प्लेनेट को या किसी सैटेलाइट को घूमने में, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r⁻³ क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो r क्या है यहाँ पे, r है यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है ना, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि इसको रेडियस ऑफ प्लेनेट के नाम से भी जाना जाएगा। कई क्वेश्चन होंगे जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा जी आपके क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। केपलर के लॉ इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन वाला लॉ क्या बोल रहा है कि देखिए एवरी मास अट्रैक्ट ईच अदर, फिर अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहां पर देखिए दो प्रोडक्ट हमने लिए हुए हैं, एक का मास m1 है, एक का मास क्या है, एक का मास m2। और यहां पर ये फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, सबसे पहले की जो फोर्स होगी वो होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, लिख लिया। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। फिर इनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इनको कौन हटाता है, इनको हटाता है g, और g को हम लोग क्या कहते हैं, g को कहते हैं जी हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये है ग्रेविटेशन, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये। तो देखिए ये आपको याद होना चाहिए कि जो फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसके पास मास होता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है F इज इक्वल टू कैपिटल G, छोटा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और कैपिटल G क्या होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बात करें ग्रेविटेशन की, तो देखिए यहां पर आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देखिए ये आपके पास क्या है, set in the body when it falls freely under the effect of gravity alone, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ग्रेविटी को डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल g से, और इसकी ऐसा यूनिट, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है जी आपकी मीटर। सिंपल है, ये एक्सेलेरेशन ही है, ग्रेविटी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रेविटी तो एक तरह की फोर्स होती है, मैं बात कर रहा हूं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तरह का क्या है, ये एक्सेलेरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इट इज इस डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ द प्लेनेट। फिर अगर हम बात करें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं, 9.8, थोड़ा सा ऊपर जितना तक जाओगे हम 9.8 ही लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, साइज एंड मास, मास ऑफ द बॉडी के बारे में बात कर रहा हूं, प्लेनेट नहीं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, बॉडी के बारे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। कौन सा ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, जैसे अगर मैं खुद अर्थ के ऊपर बैठा हूं तो ये क्या होगा, जी की वैल्यू मेरे पे डिपेंड नहीं करेगी, जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कौन से प्लेनेट पे मैं बैठा हूं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फिर डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट और अर्थ, ये है इसका, ये जो 2 पॉइंट है इसके, ये 2 पॉइंट इसके स्टार पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। लेकिन डिपेंडेंट किस पे होता है, डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट और अर्थ, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो देखिए छोटा जी और बड़े जी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो छोटे जी और बड़े जी के बीच में ये रिलेशन है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स लगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाली जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, ये लगी इसके ऊपर mg, और इसके ऊपर एक और फोर्स भी लगेगी। तो देखिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है मास ऑफ अर्थ और ये है रेडियस ऑफ अर्थ। तो इक्वेशन 1, एक फोर्स तो लगी है वाली F इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा इसका वेट, मैंने बोला था वेट हो चाहे ग्रेविटी, ग्रेविटी एक अलग तरह की क्या है, फोर्स है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू किसके इक्वल, mg के इक्वल। जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके देखिए क्या आएगा, कंपेयर करके हमारे पास आएगा mg इज इक्वल टू GMM अपॉन r का स्क्वायर। अब छोटा m आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आएगी, GM अपॉन r का स्क्वायर। इसलिए जो छोटा g है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है कि कौन से प्लेनेट पर आप खड़े हो, उसके मास के ऊपर और उसकी रेडियस क्या है। और g तो क्या है इसमें, g है जी आपका कांस्टेंट,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये डिफरेंट है, इस ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसके ऊपर कुछ ऐसे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, मास एंड रेडियस। अगर हम बात करें अर्थ के बारे में तो देखिए जी की जो वैल्यू है इसको हम लोग देते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6.01 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करते वक्त आपके काम जरूर आएगा। तो रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस है जी आपकी 6400 किलोमीटर। बाकी अर्थ को कंसीडर किया जाता है एक स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है ना, लेकिन अर्थ थोड़ी सी फैली होती है, अर्थ 21 किलोमीटर का फर्क होता है इक्वेटर पे, लेकिन हम लोग अर्थ को कंसीडर करते हैं 6400 किलोमीटर। और इसको जब मीटर में लिखते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ को इस तरह से लिखा जाता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसके बाद जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, जब हम लोग g की जगह 6 ये वैल्यू डाल देंगे, m की जगह ये वाली वैल्यू, r की जगह ये वाली वैल्यू, तो g की जो वैल्यू आती है अर्थ के सरफेस पे तो ये कितनी आती है, ये आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है वो वैल्यू जो लोअर क्लास में हम पढ़ते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि इसको हम लोग 9.8 क्यों लिखते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल करने के लिए कई जगह पे हम लोग 10 का यूज भी कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे जी की वैल्यू हमने कहा था कि जी की वैल्यू सरफेस पे आई थी 9.8। हमेशा आपने ये बात हमेशा याद रखना कि जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से, अर्थ के ऊपर से अगर हम ऊपर को जाए तब भी जी की वैल्यू कम होती है, नीचे की तरफ जाए तब भी जी की वैल्यू कम होती है। सबसे ज्यादा कहां पर होती है, अर्थ के सरफेस पे 9.8। 9.8 के बाद ये कम होना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर हम लोग जाए तो नीचे की तरफ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए अगर हम बात करें वेरिएशन इन जी में जो वेरिएशन आता है तो किसकी वजह से, ड्यू टू एल्टीट्यूड, हाइट की वजह से। देखो हाइट की वजह से हमें पता है कि हाइट की वजह से क्या होता है, ये डिक्रीज। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ को जाते रहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो देखिए जैसे ये डिक्रीज होगी एट अर्थ सरफेस, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है gm अपॉन आर का स्क्वायर, और उसके बाद एट द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप 320 किलोमीटर तक जा रहे हो तो आपने फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, जी एच। तो जो जी की वैल्यू होगी वो ऊपर चेंज हो जाएगी, वो किसके इक्वल होगी, सरफेस वाले अर्थ पे सरफेस वाली जी की वैल्यू 1 - 2h अपॉन आर। ये याद रखना है, कौन से किलोमीटर तक, 320 किलोमीटर तक, ठीक है। लेकिन अगर आप 320 किलोमीटर के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो तब आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला आपके हेल्प करेगा एट दैट टाइम। और जीएच अगर आपने ये अगर जीएम की टर्म में फाइंड आउट करें तो ये, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा ऊपर कोई पॉइंट लिया, बताओ कि वो जो पॉइंट है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, और आपको बताना है कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, वो कम होगी, कितनी होगी, याद रखना 320 किलोमीटर से नीचे ये वाला फॉर्मूला, और 320 किलोमीटर के ऊपर ये वाला फॉर्मूला। कई बार एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हुए, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए 320 किलोमीटर से नीचे और 320 किलोमीटर के ऊपर के लिए। तो पहले हमने बात की हाइट की तरफ, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ को जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, अर्थ में सेंटर की तरफ आते हैं, तो देखो तो ये वैल्यू क्या होती है, फिर से ये फिर से क्या हो जाती है, डिक्रीज। मैंने क्या कहा था, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू ये रहती है मैक्सिमम, ऊपर को जाएंगे तब भी क्या होगी, तब भी होगी जी ये डिक्रीज, और नीचे की तरफ आएंगे तब भी क्या होगी, डिक्रीज। और अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे अर्थ जी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखिए एट द सेंटर, जैसे कि हमने लिखा है अर्थ, इसकी जी की वैल्यू क्या होती है, 0। सरफेस के बारे में ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सरफेस पे कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, ये होती है जीएम अपॉन आर का स्क्वायर। और अर्थ के बारे में बात करें तो ये किसके इक्वल होती है, 9.8 की इक्वल होती है। लेकिन डेप्थ की तरफ जैसे हम लोग जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखना ये कैसे होती है, नीचे की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहां पर जी ये होगा 1 - डी। डी का मतलब है डेप्थ, कहां से, डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस,
तो सरफेस से जो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे जिस पॉइंट तक, तो उसको कहते हैं डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दो फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। हाइट के लिए दो फॉर्मूले थे, 320 किलोमीटर से नीचे, 320 किलोमीटर से ऊपर, लेकिन डेप्थ के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके पास है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ग्राफ में क्या आएगा कि अगर हम लोग अर्थ के बारे में बात करें, तो अगर मैं सेंटर से, ये वाला सेंटर पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है O, और सेंटर वाले पॉइंट से अगर हम लोग ऊपर की तरफ को जाए, रेडियस, ये है रेडियस R, तो सेंटर से रेडियस R की तरफ जाए तो R पे G की वैल्यू क्या हो जाती है? इस वाले पॉइंट पे देखिए मैंने कहा था यहां से ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ये हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी G मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू होगी G की। अब ये है रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ के बाद जैसे ही हम लोग यहां से ऊपर की तरफ को जाएंगे तो वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे डिक्रीज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, तो उसके बाद क्या होती है? वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए। सबसे पहले रेडियस तक, अर्थ के जो सरफेस तक ये वैल्यू कैसे होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। क्या अर्थ की शेप की वजह से भी जी की वैल्यू में वेरिएशन आती है? तो देखिए अगर हम लोग बात करें पोल की, तो पोल पे जो जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू होती है मैक्स। पोल पे क्या होती है? जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो इसलिए वेट क्या हो जाएगा? किसी भी आदमी का जो वेट होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर पे जो वेट है, वेट क्या होगा? किसी भी आदमी का मिनिमम होगा। तो अगर आपको मान लीजिए आपके पास इक्वेटर पे अगर आपको, ठीक है, तो देखो ये किस वजह से आता है? ये आता है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है कि अर्थ थोड़ी सी फैली हुई है, अर्थ बिल्कुल स्फेयर नहीं है। अर्थ कैसा? यहां से थोड़ा सा फैला हुआ है। ये आप बोल सकते हो कि इसका स्फेयर इस तरह से होता है अगर बिल्कुल स्फेयर होता है तो। लेकिन यहां से ये 21 किलोमीटर का क्या है? देखिए रेडियस का 21 किलोमीटर का फर्क है। तो इक्वेटर वाली जो रेडियस है वो पोल वाले रेडियस से कितने किलोमीटर ज्यादा है? वो 21 किलोमीटर ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें इक्वेटर की जीई की, तो जीई देखिए जी लेस देन है किससे? इक्वेटर। जो जी की वैल्यू है कहां पर? पोल पर। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बात करूं अगर जी मिनिमम की, तो जैसे कि हमने कहा कि मैक्सिमम कहां होगा? पोल पर होगा ये, और मिनिमम कहां पर होगा? आपका इक्वेटर पर होगा। ठीक है ना? तो रोटेशन का भी जी की वैल्यू में फर्क पड़ता है। चार चीजों का फर्क पड़ता है। अगर हम हाइट में जाते हैं ऊपर तब भी जी की वैल्यू कम होती है, नीचे की तरफ जाते हैं डेप्थ की तरफ तब भी जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और जो शेप है अर्थ की, शेप की वजह से भी जी की वैल्यू में क्या आता है? वेरिएशन आती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कब कब कम और ज्यादा होती है। ग्रेविटेशन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मैक्सिमम 90% टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? सैटेलाइट पे बेस्ड। चाहे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हो, चाहे हमारे पोलर सैटेलाइट हो, जैसे भी सैटेलाइट हो, सारी सारी जो टेक्नोलॉजी है किस पे बेस्ड है? ये सैटेलाइट पे बेस्ड है। अगर सैटेलाइट पे बेस्ड है तो अर्थ की ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का पता होना चाहिए। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें सैटेलाइट की, सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है ना, इनकी जो हाइट होती है 30, जियो स्टेशनरी की बात करें तो जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर के ऊपर। और अगर मैं पोलर सैटेलाइट की बात करूं, पोलर सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। और अगर मैं पोलर सैटेलाइट की बात करूं तो पोलर सैटेलाइट होता है 100 किलोमीटर के ऊपर, 100 किलोमीटर यहां से ऊपर सरफेस से 100 किलोमीटर, लेकिन जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर ऊपर। तो देखिए ग्रेविटेशनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी के केस में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का जो फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सैटेलाइट की या रिवॉल्विंग प्लेनेट की या कुछ भी ऐसा, तो वो कितनी होगी? -gm/r। ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी देखिए gmm/2r। ये याद रखना है कि यहां पर ये माइनस में थी और ये प्लस में थी और यहां पे हाफ आ जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर से। याद रखना कि हाफ किसके पास आता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। फिर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होता है किसके इक्वल? टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ये होगा सम किसका?
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इन दोनों एनर्जी को क्या करूं, इन दोनों एनर्जी को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो हमारे पास एक नई एनर्जी आएगी, उसको कहेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपने हमेशा याद रखना कंजर्व्ड होती है, सरफेस पे भी उतनी रहेगी और टॉप पे भी उतनी रहेगी। कई न्यूमेरिकल इस तरह से किए जाते हैं कि सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कौन से पॉइंट के ऊपर बताया गया है, उसमें भी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और आर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर यहां पर रिप्रेजेंट करता है जी किसके बारे में, ये है डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां सेंटर से लेके इस सैटेलाइट की डिस्टेंस ये है आर, सैटेलाइट की सरफेस तक। तो देखो अगर हम बात करें सिर्फ सरफेस तक, तो सरफेस तक डिस्टेंस ली जाती है कैपिटल आर, लेकिन स्मॉल आर क्या है, फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट, जहां पर क्या कर रहा है, सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए ये तो थी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल तभी बनेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ में इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह भी आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए ये वाले फॉर्मूले भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में क्या आएगा, ऑर्बिटल स्पीड, कि किस स्पीड के साथ कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है आर जी अपॉन आर प्लस एच, और अगर स्मॉल जी में नहीं लिखना है, कैपिटल जी में करना है काम, तो आपके पास आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच। टाइम पीरियड, तीनों स्टार फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला है आर प्लस एच की फॉर्म में, और अगर आपको जीएम की फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको याद होने चाहिए, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जब हम लोग 5 ईयर को डिस्कस करेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर, तो ये आपका हाइट ऑफ सैटेलाइट है। उसके बाद देखिए आर फिर से वही सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी प्लेनेट है, उसकी क्या होती है, उसकी एक फील्ड होती है, ठीक है। तो उसकी जो फील्ड होती है उसको हम लोग क्या, जिसमें वो क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और उस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा कोई प्लेनेट आ जाए या कोई सैटेलाइट आ जाए, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, कि उसकी भाई कितनी ताकत से उसको वो खींच रहा है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करें, इंटेंसिटी के बारे में बात करें, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स अपॉन मास। जब हम लोग प्लस 2 में इसको डिस्कस करते हैं, उधर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज। प्लस 1 में क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो देखिए फॉर्मूला जीएमएम, एम कट जाएगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। देखा जाए तो ये एक तरह का क्या है, ये फिर से एक तरह का क्या बना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बना जी आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक दो बार डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा गया था, लेकिन इसमें दो स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए एक केस कौन सा, एक केस आएगा सॉलिड स्फीयर का और एक आएगा स्फेरिकल शेल का। स्फेरिकल शेल अंदर से खाली। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की किस केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में, तो सॉलिड स्फीयर के केस में देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी लगेगी बाहर, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर से बाहर। अर्थ को भी हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, सॉलिड स्फीयर, एज ए सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा सिंपल जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अगर वही ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे आ जाए, तो अर्थ के सरफेस पे आ जाए तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। छोटे आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। लेकिन इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है कि मान लो अगर वो ऑब्जेक्ट आपके यहां पर जैसे आ जाए तो क्या होगा, यहां से ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर देखिए ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बाकी फॉर्मूला तो सेम चल रहे थे, ये थोड़ा सा अलग है। इनसाइड द सॉलिड स्फीयर
कौन से पॉइंट पे आप बात कर रहे हो। मान लो आप बात कर रहे हो पॉइंट सी पे, तो पॉइंट यहां पर मैं लिख दूंगा आई सी। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने यूज की वो स्मॉल आर, जीएम अपॉन आर का क्यूब होगा और उसके बाद आएगी स्मॉल आर की डिस्टेंस। लेकिन अगर सेंटर पे बात करें तो सेंटर पे क्या होगा, ये आर जीरो हो जाएगा तो इसकी बस ये जीरो, ऐसा नहीं सेंटर पे ये इनफाइनाइट हो जाए। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये ग्राफ भी आया हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग सरफेस की बात करें तो सरफेस पे मैक्सिमम सेंटर से लेके सरफेस तक आई सी ये क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो इंटेंसिटी आई, यहां पर भी आप इंटेंसिटी आई लिख सकते हो। तो देखिए आई सी यहां पर क्या आ रहा है, इस केस में यहां पर आ रहा है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर के केस में क्या होगा कि ये डायरेक्ट आ रहा है यहां तक, कहां तक, सरफेस ऑफ द अर्थ तक। और सरफेस ऑफ द अर्थ के बाद की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर, ये वाला केस यहां से आगे आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर का स्क्वायर। तो आपको ये सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब चलते हैं स्फेरिकल शेल में। तो स्फेरिकल शेल में देखिए, स्फेरिकल शेल में केस तो वही है, अगर बाहर के बारे में बात करें तो बाहर वाला फॉर्मूला सेम, फिर सरफेस के बारे में बात करें तो सरफेस वाला फॉर्मूला सेम। लेकिन अगर इनसाइड के बारे में बात करें तो इनसाइड ये खाली होता बेचारा, अंदर तो ये खाली है। तो अंदर जब ये खाली है तो अगर वाला सी वाला पॉइंट आए तो आई सी इसका क्या होगा, इसका जो इनसाइड होगा, इनसाइड द स्फेरिकल शेल सी की अगर मैं बात करूं वो क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए ये शुरुआत ही कहां से करता है, ग्राफ देखो, ग्राफ शुरू हो रहा है मेरा कहां से, अगर मैं आई की वैल्यू जीरो, सरफेस तक तो है जी जीरो, इसकी जो इंटेंसिटी है वो सरफेस के आगे शुरू हो रही है और इनवर्सली शुरू हो रही है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप ही बनाएगा। तो आप ई की जगह यहां पर क्या लिख सकते हो, ई की जगह आप आई लिख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए कि जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सॉलिड स्फीयर में कैसी होती है और स्फेरिकल शेल में कैसी होती है। तो दोनों का जो केस होगा तो केस भी और दोनों का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, बस बाकी ज्यादा फर्क नहीं। देखो ये दोनों फॉर्मूले तो सेम है, इनसाइड के लिए यहाँ पर जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू आर आ जाता है और इसकी जगह यहाँ पर ये जीरो आता है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है ना, तो देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास स्लोली और विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशन फील्ड। किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से, किसी इन्फिनिटी से ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखिए क्या करेंगे कि जो हैवी प्लैनेट होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे छोटी छोटी चीज को अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो उन्होंने पोटेंशियल वर्क डन किया। तो वर्क डन देखिए इसमें क्या होगा कि जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा माइनस जीएम अपॉन आर। ये क्या होगा, नेगेटिव हो, वर्क डन क्या हो रहा है, अगेंस्ट द, ठीक है ना, अगेंस्ट हो रहा है फोर्स के। तो इसलिए यहां पर देखिए पोटेंशियल किस में आ रहा है, पोटेंशियल आएगा आपके पास नेगेटिव में। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ इतना फर्क आ रहा है, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर होता था, अब आर स्क्वायर नहीं आएगा, इस जगह क्या आएगा, ओनली आर। ये आपने याद रखना है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल का जब भी हम लोग फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये इसकी जगह आर स्क्वायर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, ओनली स्मॉल आर आएगा। वर्क डन है ये, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का क्या है, ये वर्क डन है किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशन फील्ड में लाने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा ये क्या रहेगा, माइनस जीएम अपॉन आर। तो देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये आएगा जीएम अपॉन आर का स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल की बात करें तो ये आएगा माइनस जीएम अपॉन ओनली आर। अब सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो देखिए सॉलिड स्फीयर फिर से वही सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल दो केसेस में बनेंगे। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एक्सटर्नल पॉइंट देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा माइनस जीएम अपॉन आर। और अगर सरफेस, फिर से वही सेम केस, अगर सरफेस पे बात करें, सरफेस पे स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। और अगर इनसाइड की तरफ जाए तो इनसाइड मान लो ये वाला कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास है पॉइंट बी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पॉइंट बी। तो पॉइंट बी ये तो डेंसिटी है, ये अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन इजी है याद करने के लिए, जीएम अपॉन आर क्यूब। तो ये तो बना ही रहता था ऐसे ही, और इसके साथ में क्या है, इसके साथ में है 1.5 आर का स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस है, माइनस 0.5 स्मॉल आर का स्क्वायर। और स्मॉल आर इसमें क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर।
ओके जी, सेंटर की अगर बात करें तो देखिए सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे आर की वैल्यू तो 0, ये वाला उड़ जाएगा, बच जाएगा आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट जाएगा। तो ये अगर आपको याद है तो इसको आर की वैल्यू 0 पुट करके आप सेंटर पे भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। बात अगर करूं मैं स्फेरिकल शेल की, तो देखिए स्फेरिकल शेल के केस में क्या है, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो एक्सटर्नल पॉइंट पी पे ये तो सेम है, पोटेंशियल एज आपका सेम। फिर एट द सेंटर, सेंटर पे भी सेम, सॉरी एट द सेंटर नहीं, एट द सरफेस, सरफेस पे देखिए रेडियस है इसकी आर, तो सरफेस पे -gm/r। लेकिन अगर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर करे तो ये अंदर से खाली है, अंदर से खाली, बस यहां पर ये ध्यान रखना ये 0 नहीं होगा। इनसाइड की अगर बात करें तो देखिए इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ये रहता है कांस्टेंट, यहां से 0 से लेके, अगर मैं सेंटर की बात करूं सेंटर पे भी -gm/r, फिर किसी पॉइंट पे सेंटर की बात करें तब भी -gm/r, यहां पर इस पॉइंट पे तब भी -gm/r, और सरफेस की भी अगर बात करूं तब भी क्या होगा, -gm/r। बस ये वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या रहता है, ये रहता है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाला केस आपको पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूले भी आपको इजीली पता होने, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से कर सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट कंडीशन, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और इंपॉर्टेंट केस की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ एट सरफेस, सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका फॉर्मूला था -gm/r, सिंपल सा। फिर इफ द ऑब्जेक्ट इन अ मास m इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन जो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपसे पूछे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वो अलग केस होता है। तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा डेल्टा यू GMM अपॉन 1/RA माइनस 1/RB, कि भाई ये पहले पॉइंट से ये दूसरा वाला पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अबव द अर्थ सरफेस, जैसे ही हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर को चलना शुरू करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होती, mgh नहीं होती है, ये क्या बन जाती है, mgh अपॉन 1 प्लस h/r। लेकिन अगर इस केस में ये वाली जो, ये भी तो हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ सरफेस के ऊपर उठाऊं तो क्या होता है, mgh। वो किसके लिए होता है, वो बिल्कुल नजदीक, अगर अर्थ के बिल्कुल नजदीक हो तब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, तब हम लोग कंसीडर करते हैं mgh। अदरवाइज हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अदरवाइज जैसे हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तब हम लोग एनर्जी को बदल देते हैं mgh अपॉन 1 प्लस h/r, तब ये वैलिड नहीं रहती। ये तब तक वैलिड है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। बात करें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, बाइंडिंग एनर्जी आती है पॉजिटिव में, जो उसको बाइंड करके रखती है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू GMM/r। जितनी पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपके पास एक mb आएगा, छोटा mb आएगा, -GMM/r, और यहाँ पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी इसी का ही क्या होगा, इसका क्या होगा, पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगी बाइंडिंग एनर्जी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, एस्केप वेलोसिटी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, कि अगर हम लोग अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके बाद वो किसको पास करे, किसको पास करे, ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करके चले जाए और वापस अर्थ पे ना लौटे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए ग्रेविटेशन फील्ड को क्या करना है, ओवरकम करना है। तो ग्रेविटेशन फील्ड का एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा 2gm/r, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एस्केप वेलोसिटी इन टर्म ऑफ ग्रेविटी तो वो रहता है 2g/r। और अगर अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ की, हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन जो एस्केप वेलोसिटी वो कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में, अगर आप पत्थर को 11.2 किलोमीटर फेंकोगे, वो पत्थर कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आएगा। तो ये है एस्केप वेलोसिटी। फिर रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कितना है, ये है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। और एस्केप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी देखिए जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है वैसे ही एस्केप एनर्जी होती है, लेकिन ये प्लस में होती है, GMM/r, ये आपको पता होना चाहिए। एस्केप एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो देखिए एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एस्केप एनर्जी, तो देखिए E इज इक्वल टू हाफ mve का स्क्वायर, यहाँ पर BE आएगा, ठीक है, BE, ये 2 नहीं है, यहाँ पर BE का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अर्थ सरफेस से वर्टिकली उसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ एस्केप वेलोसिटी के साथ, एस्केप वेलोसिटी नहीं या बी के साथ,
ठीक है ना, मान लो किसी v वेलोसिटी के साथ उसको एस्केप किया, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ हाइट। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, ये तो इक्वल होगी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आएगा हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर वाला, ये हमने फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी का। अब हाइट कितना अटेन करेगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, जब हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तब ये काम आएगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। तो देखिए अगर जो जिस वेलोसिटी के साथ आपने ऊपर की तरफ फेंका पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका, अगर वो एस की वेलोसिटी के बराबर है तो वो क्या करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी हाइट को अटेन करेगा, उसकी वो अटेन करे, वो बनेगा एस की वेलोसिटी के बराबर है, तो यो कहां तक जाएगा, वो जाएगा इनफाइनाइट। अगर आपने जिस पत्थर को फेंका वेलोसिटी के साथ, अगर उसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर आवर से क्या है, कम है, सॉरी पर आवर नहीं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, तो उस केस में क्या होगा, बॉडी विल अटेन सर्टेन मैक्सिमम हाइट एंड देन मे आइदर, ये बोल रहा कि मैक्सिमम हाइट की कोशिश करेगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑर्बिट में गोल घूमता रहे और ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस गिर जाए, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर ये उससे ज्यादा बन जाए, इफ v की वैल्यू जिस, अगर आपने एस के वेलोसिटी से ज्यादा फेंक दिया तो बॉडी विल मूव इन इंस्टेंटली स्पेस विद वेलोसिटी, तो वो स्पेस में चला जाएगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि उसकी स्पीड कितनी बनेगी, उसकी स्पीड जो बनेगी ये आपको याद होना चाहिए, बॉडी विल मूव, ये वाला फॉर्मूला भी आपके काम आएगा, देखो बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जितने भी मैंने इस पूरी वीडियो में फॉर्मूले बताए तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। अगर जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं, अगर आप ये सारे फॉर्मूले याद कर लेते हो तो आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे नीट एग्जाम के लिए। बाकी एग्जाम के लिए थोड़ा सा वेरी करता रहता है, जेईई मेन वगैरह में एक क्वेश्चन आएगा और बाकी की जितने भी एंट्रेंस हो गए उनके लिए 2-3 इस तरह से क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए